Hello Achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeep Kaur this side. Friends, today we are going to discuss about an important topic of class 10th Maharashtra State Board, that is arithmetic progression. Friends, अगर आप इस टॉपिक के बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है बहुत अच्छे से, तो आप इस टॉपिक को आगे बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मेनली 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है यहाँ पर। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ एपी। सेकंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टर्म्स ऑफ द एपी। थर्ड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। फोर्थ, हाउ टू डिसाइड वेदर द सीक्वेंस इज एपी और नॉट। फिफ्थ, मेन फॉर्मूला ऑफ एपी। सिक्स्थ, ऑल अबाउट कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ द एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, बिफोर दैट, अगर आप चाहते हो ऐसे ही इजी मेथड वीडियोस आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इजी मैथ्स वीडियोस का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ मीनिंग ऑफ एपी। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो आप जानते हैं। अब एपी एक्चुअल में है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये एक टाइप की सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब जब हम नंबर्स को किसी तरीके से अरेंज करते हैं, कोई रूल फॉलो करके या कोई डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो सीक्वेंस होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि सीक्वेंस क्या होती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 4 9 16। फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से तो ये सारे नंबर स्क्वायर्स हैं। किसके स्क्वायर हैं? ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है एंड 16 4 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर मैंने एक रूल फॉलो किया है। क्या रूल फॉलो किया है? कि कंटिन्यूअस सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हैं। तो अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 5, और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसका नेक्स्ट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि 25 होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 36 होगा, जो कि 6 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर एक डेफिनेट रूल फॉलो हुआ है, इसलिए ये सीक्वेंस है। तो क्या ये सीक्वेंस भी एपी कहलाएगी? नो फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस एपी नहीं कहलाएगी। AP is a type of sequence where the difference between the consecutive terms is common or same. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, मैंने AP की डेफिनेशन दी हुई है। आप इसको एक बार रीड कर लें पहले और समझें कि इसका क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 7 9 11। इसी एग्जाम्पल के साथ आपको समझ जाएगा कि AP क्या है। बहुत ध्यान से। 5 और 7, इन दोनों के बीच में गैप कितनी है? 2 की। 7 - 5 2, करेक्ट। 9 - 7 अगेन 2। 11 - 9 अगेन 2। तो यहाँ पर देखो, सबके बीच की जो गैप है वो क्या है? 2। मैं क्या कर रही हूँ? मैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर रही हूँ, तो मुझे जो डिफरेंस मिल रहा है वो हमेशा 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, इनके नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, हमेशा जो सेम है ना। तो किसी भी सीक्वेंस में जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस या गैप सेम या कॉमन होता है तो उसे एपी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 1 और 5 में कितना डिफरेंस होता है? 4 का। 9 - 5 अगेन 4। 13 - 9 करोगे तो भी 4 मिलेगा। 17 में से 13 माइनस करोगे तो भी 4 मिलेगा। मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4। इस एग्जाम्पल में था 2, हर जगह 2 ही आ रहा था और यहाँ हर जगह 4 आ रहा है। मतलब ये दोनों ही जो सीक्वेंस है ये क्या है? एपी। फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? हमारा सेकंड टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टर्म्स ऑफ द एपी। यानी कि एपी के मेंबर्स कौन है ना। हमारे लिए ये टॉपिक बिल्कुल ही न्यू है, तो इसमें कौन कौन
कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं वो हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले दिया हुआ है टर्म्स ऑफ एन AP आर डिनोटेड एज T1, T2, T3, T4 डैश डैश Tn। इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप देखें 2, 4, 6, 8, 10। अब ये AP है, ये AP क्यों है अभी आप बता सकते हैं, आप खुद सोचिए। देखिए सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर रही हूँ, अगर 4 - 2 तो आंसर आएगा 2। फिर मैंने 6 - 4 किया तो भी आंसर 2। 8 - 6 अगेन 2। 10 - 8 फिर से 2। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए ये क्या है AP। तो अब अगर ये AP है तो अब इसके मेंबर्स या इसकी टर्म्स क्या हैं? देखो T2 जो है इसको हम T1 से शो करेंगे या इसे A भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर A या T1 क्या है? 2। फर्स्ट टर्म को हम T1 भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं। T2 क्या होगा? 4। T3 यानी थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10। तो बहुत ही ईजी है ये चीज़। T1, T2, T3, T4 आपको समझ गया। Tn क्या होता है? Tn को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, nth टर्म यानी जिस ऐसी टर्म जिसका पोजीशन हमें नहीं पता है कि कौन से नंबर पे वो टर्म आ रही है, तो उसको Tn कहा जाता है। आपको आगे और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। D जो है, D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अभी हम सबको माइनस करके देख रहे थे पिछले वाले स्लाइड पे नंबर्स को, तो जो डिफरेंस आ रहा था उसको D से शो करते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है वो D। और N यानी टोटल कितनी टर्म्स हैं सीक्वेंस में, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो 5 है। तो N यहाँ पे हो गया 5। N को मतलब सिर्फ N का मतलब सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, N से पोजीशन ऑफ द टर्म भी शो होता है। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ये है, तो यहाँ पर T1 क्या है? 2। तो ये जो टर्म है इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन यानी 1। तो यहाँ पर इसका N हो जाएगा 1, है ना। उसके बाद सेकेंड टर्म जैसे 4 है, तो ये जो 4 है इसका N क्या हो जाएगा? 2। तो मतलब N यानी नंबर ऑफ पोजीशन होता है, और Tn यानी वैल्यू ऑफ द टर्म। देखो T1 की वैल्यू क्या है? 2। ये क्या है? उसकी वैल्यू। और N यानी क्या है? पोजीशन ऑफ द टर्म। ये 2 कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। I hope you guys got it. It is very important to understand its basics. Now next topic is finite AP and infinite AP. ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। फाइनाइट AP का मतलब है ऐसी AP जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फिक्स है। जैसे मैंने कहा इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पर ये फिक्स है कि जो नंबर्स रहेंगे वो 1 से 10 के बीच में ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर हैं। इवन नंबर यानी जो 2 के टेबल में आते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इनके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। जैसे मैं 12 नहीं ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती हूँ? क्योंकि हम बोला है फ्रॉम 1 to 10, 10 के आगे नहीं। तो ये फिक्स नंबर है, तो ये फाइनाइट AP हो गई। अब नेक्स्ट आप देखिए नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे ही नंबर, नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं दी है, तो आगे पूरे 7, 8, 9, 10 अनलिमिटेड नंबर्स आ सकते हैं इस AP में। तो ये क्या है? इनफाइनाइट AP, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं वो फिक्स नहीं है और भी बहुत सारी आ सकती है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डिसाइड वेदर द सीक्वेंस इज AP और नॉट। इस पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, बहुत ध्यान से समझें। 2, 4, 6, 8 ये हमारी AP है, तो इसमें T1 हो जाएगा 2, T2 हो जाएगा 4, टर्म 3 यानी T3 6 और टर्म 4 8। तो D निकालने के लिए करना क्या है? हमें यहाँ पर एक्चुअली पहले सारे D निकाल लेने हैं। D कैसे निकालते हैं? T2 में से T1 को माइनस किया, 4 - 2 2। फिर T3 में से T2 को माइनस किया, 6 - 4 2। T4 में से T3 को माइनस किया, 8 - 6 2। हर बार जो D है वो 2 ही आया, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन है। तो हेयर as difference between all the consecutive terms is constant or same, it is an AP.
इट इज़ एन AP। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी सीक्वेंस AP है और कौन सी नहीं। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आंसर में। अब सेकंड AP है और सेकंड सीक्वेंस है 2 5/2 3 7/2। तो टर्म 1 हो गई यहाँ पे 2, टर्म 2 5/2, टर्म 3 एंड टर्म 4 7/2। यहाँ पर भी वैसे ही माइनस करना है T2 में से T1 को, फिर T3 में से T2 को, फिर T4 में से T3 को। इस तरीके से T2 में से T1 को माइनस करेंगे 5/2 -2 कैसे होगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, ऊपर 4 लिख दिया, 5 - 4 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा 2। 5 - 4 1 और यहाँ 2, तो इसका आंसर आया 1/2। T3 - T2 3 - 5/2, 3 2 ज़ा करेंगे, 3 2 ज़ा 6 6 -5 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 6 - 5 1 1/2। अगेन T4 - T3 7/2 -3 3 2 ज़ा 6 7 - 6/2, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1/2। हमेशा 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, AP। और आखिरी एग्जाम्पल 0.3 0.33 0.333। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे 0.33 - 0.3। अब यहाँ मैंने 0 क्यों लगाया है, देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल्स को जब हम माइनस करते हैं तो उनको लाइक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक टर्म कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ ये वाले एग्जाम्पल में 0.33 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये वाले वैल्यू में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तभी वो लाइक होंगे। तो 3 के आगे हमने एक 0 लगा दिया, तो ये लाइक टर्म्स बन गए। 0.33 - 0.30, तो बहुत इजीली हम माइनस कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 0.03। यहाँ पे भी वैसे ही लाइक बना के हमने माइनस किया है, तो आंसर आया 0.003। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए ये AP नहीं कहलाएगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन फॉर्मूले ऑफ AP। सबसे पहला फॉर्मूला nth टर्म और जनरल टर्म यानी कि TN। किसी भी टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है जनरली, और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। आप पहले ध्यान से इसको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। TN = A + n - 1D। क्या फॉर्मूला है, TN = A + n - 1D। फ्रेंड्स, मेरे साथ आप भी रिपीट करें तो आपको याद हो जाएगा, और 5 बार वीडियो को पॉज करके बोल के देखें इसे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। TN = A + n - 1D। इसमें TN क्या है, वैल्यू ऑफ द टर्म, और A क्या होगा, फर्स्ट टर्म, N नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन ऑफ द टर्म भी कहा जा सकता है, और D यानी कॉमन डिफरेंस। आपको याद रखना है इनका मतलब, है ना। हम पहले भी इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखी 1 2 3 4 5, और मैंने कहा कि मुझे पहली 4 टर्म की सम निकाल के दो, तो आप यहाँ पे इजीली प्लस कर लोगे। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 10 है। पहली 4 टर्म की सम क्या है, 10। अब ये सीक्वेंस तो इजी थी, ये AP बहुत ही आसान थी। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड APs आपको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तब आप SN यानी सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। आपको सम ऑफ फर्स्ट 125 टर्म्स पूछा जाएगा, 125 टर्म्स की सम बताओ, तो आप वहाँ प्लस करने नहीं बैठ सकते हैं, करेक्ट। तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या ये वाला या फिर ये वाला। कब कौन सा लगेगा ये हम समझ लेते हैं। सम यानी आपको पता है एडिशन, है ना, टोटल। तो पहला फॉर्मूला SN = n/2, n यानी आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, इन ब्रैकेट 2A + n - 1D। फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक तरीका, हम ऊपर A + n - 1D याद कर चुके हैं, यहाँ पर भी देखें A + n - 1D है, बस सामने 2 लगाना है और n/2, इतना याद रखना है, ओके। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है,
एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू। देखिए यहाँ पे भी एन बाय टू, यहाँ पे भी एन बाय टू, तो ये आपको याद रहेगा। बस आगे क्या है, टी वन प्लस टी एन, ये याद रखना। टी वन यानी फर्स्ट टर्म और टी एन यानी लास्ट टर्म। टी एन यानी यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म। अब ये फॉर्मूला कब लगता है, जब ए और डी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब क्वेश्चन में ए तो दिया हुआ है लेकिन डी नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। फ्रेंड्स पहले आप ये समझिए कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब कंटिन्यू आने वाली टर्म्स, लगातार आने वाली टर्म्स, एक के बाद एक। जैसे यहाँ मैंने लिखा 3 4 5 6 7, तो यहाँ मैंने आपसे पूछा 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स बताओ, तो आप कौन कौन सी बोल सकते हो, 5 6 7 ये बोल सकते हो, 3 4 5 कह सकते हो, 4 5 6 कह सकते हो, है ना। 3 4 7 नहीं कह सकते हो क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं है, 4 और 7 के बीच में 2 नंबर है, मतलब कंटिन्यू आने वाले नंबर्स को कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर एपी में आपको क्या क्वेश्चन आता है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म निकाल के बताओ हमें, और कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अब आपके पास टर्म्स है ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कंटिन्यू कौन सी टर्म्स है, ना ए होता है ना डी होता है ना। तो उस टाइम पे आपको एज्यूम करना पड़ता है कि ये आपकी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। लेट्स एज्यूम दीज आर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए बी। फिर कंडीशन अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये तीनों जो पॉइंट हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, आपको क्वेश्चन में काम आएंगे, है ना। अब यहाँ पर 2 क्यों लिखे हुए हैं और में, तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लिख सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे ज़रूर। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये 4 टर्म्स भी लर्न कर लेनी है और ये 5 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स भी लर्न कर लेनी है। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सारे फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और हाँ आप इन सारे फार्मूलाज को अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए एक साथ एक ही पेज पे, तो आपको लर्न करने में या रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। और हमने जो पहले नोट्स डिस्कस किए वो भी आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैंने ना यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में से 6 क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन फार्मूलाज पे और क्लैरिटी आए। तो आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझिएगा कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द एपी 12 16 20 24। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 24th टर्म, और 24th टर्म को कैसे लिखते हैं, T24। ओके, उसके बाद हमारे पास गिवन क्या है, टर्म 1 हमारे पास है 12, ये देखिए यहाँ पे, टर्म 2 है 16, टर्म 3 है 20 और टर्म 4 है 24, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके बाद कोई भी एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम वो समझ लेते हैं। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक ए और एक डी। ए और डी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों पहले हम कैलकुलेट करते हैं या फन देख लेते हैं कैसे आएगा। ए यानी आपको मैंने बताया है फर्स्ट टर्म, तो जो T1 होता है वही ए होता है, तो ए क्या होगा 12। डी कैसे निकालेंगे हम, डी आएगा T2 में से T1 को माइनस करके। T2 कितना है हमारे पास 16 और T1 कितना है 12। T2 में से T1 को माइनस कर दिया, 16 में से 12 गए 4, तो हमारे पास D आ गया 4 और A आ गया 12, ये दोनों आ गए। अब आगे सॉल्व करना बहुत आसान है, हमें क्या निकालना था, T24। T24 एक टर्म है और किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला लगता है। जो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला आप सबको अच्छे से याद करना है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये फॉर्मूला में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। Tn T24, a कितना है 12,
n कितना है, ये 24 -1 और d कितना है 4। तो यहाँ पर अब जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, एक से ज़्यादा है और जब भी एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो तो बॉड मास फॉलो करना पड़ता है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 24 - 1 23 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद बॉड मास, पहले m आता है फिर a, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो यहाँ पर पहले ये मल्टीप्लाई होंगे। अब बचते हैं ये दोनों नंबर, इनका एडिशन हो जाएगा जो आएगा 104। मतलब कि जो 24th टर्म है वो क्या है 104। देयरफॉर 24th टर्म ऑफ NAP is 104. I hope you guys understand. Question number 2. Which term of the AP 11852 is -151? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में भी हमें पहले वही करना है, A और D फाइंड करना है। यहाँ पर A क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी 11। D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, T2 - T1 यानी 8 - 11। 8 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -3, है ना। बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आंसर -3। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, हमेशा यहाँ पे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस नहीं करना है, हमें हमेशा क्या करना है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है, तभी हमें D मिलेगा। ओके, अब D भी मिल गया, A भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP इज़ -151, यानी कि -151 ये कौन से नंबर की टर्म है, इसकी पोजीशन क्या है इस AP में। जैसे 11 यहाँ T1 है फर्स्ट, 8 यहाँ T2 है सेकंड पोजीशन है, 5 T3 है, 2 T4 है, मतलब इसकी पोजीशन फोर्थ है। वैसे ही -151 कौन सी पोजीशन पे है और पोजीशन कौन बताता है, n। तो मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है, n। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमें Tn निकालना था और n दिया हुआ था, है ना। इस वाले क्वेश्चन में हमें Tn की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है, n। तो चलो निकालते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा Tn वाला, Tn = A + n - 1D। तो यहाँ पर Tn की वैल्यू क्या है, -151। A कितना है हमारे पास, 11। n नहीं है हमारे पास, ओके, क्योंकि वो तो हमें निकालना है, n यानी पोजीशन ऑफ द नंबर, और पोजीशन तो हमें निकालनी है। D कितना है, -3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक टर्म को दूसरे साइड भेजते जाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, n। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हमें उस साइड उसे अकेला करना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले 11 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस, तो ये इधर जाएगा माइनस में। माइनस माइनस प्लस, 151 + 11 हो जाएगा 162, और बड़ा नंबर क्योंकि नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव। अब ये दोनों नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 162 कब आएगा, 3 × 5 = 15, बचेंगे 12, 3 × 4 = 12। ओके, तो अब बचा यहाँ 54, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब n की वैल्यू निकालने के लिए -1 को इस साइड भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा। 54 + 1 होता है 55, तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 55, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर -151 इज़ 55th term of the AP।
हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले 3 डिजिट नेचुरल नंबर कितने हैं और कौन से हैं। सबसे पहला 3 डिजिट नेचुरल नंबर होता है 100, है ना। 99 ये 2 डिजिट नंबर है। इसके बाद आता है 100 जो 3 डिजिट है। अब ये 3 डिजिट नंबर चलते हैं 999 तक, है ना। अब 9 यहाँ तक कैसे, देखो इसके बाद क्या आता है 1000, जिसमें कितने डिजिट है 4, मतलब सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999। तो हमें तो ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 5 हो। तो यहाँ पर 100 ये डिविजिबल बाय 5 है। डिविजिबल बाय 5 वो नंबर होते हैं जिनके पीछे या लास्ट डिजिट पे 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके पहले जो 3 डिजिट नंबर आता है 998 वो भी नहीं है। उसके पहले 997 वो भी नहीं है। 996 भी नहीं। 995, यस 995 जो है ये 5 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर है ना। तो 100 ये सबसे पहला 3 डिजिट नंबर और 995 सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर, और ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है कि टोटल इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 11, 12, 13, 14, 15। अब ये मैंने एक AP लिख दी। अब ये जो AP है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, T1 11, T2 है 12, T3 है 13, T4 है 14, T5 है 15। तो यहाँ पर 15 जो है ये T5 है, तो इसका N क्या हो जाएगा 5, है ना। मतलब लास्ट टर्म का जो N है वो क्या है 5। अब इस AP में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इस AP में टोटल नंबर्स भी कितने हैं 5। मतलब कि किसी भी AP में कितनी टर्म्स हैं ये किससे पता चल सकता है, लास्ट टर्म की N की वैल्यू से, है ना। लास्ट टर्म की N की वैल्यू क्या आ रही है उससे हमें पता चल सकता है कि इस AP में कितने नंबर हैं। लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है वो पता करने से। यही तरीका हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमें अब n निकालना है, ये क्लियर हो गया, और क्यों निकालना है वो भी क्लियर हो गया। तो हम Tn का फॉर्मूला लिखते हैं। Tn = a + n - 1d। Tn की वैल्यू कितनी है 995, यहाँ लिख देंगे। A हमें पता है 100, वो भी लिख देंगे। N कितना है नहीं पता, वो तो निकालना है ना। और D कितना है हमारे पास। अब D कैसे निकलेंगे, यहाँ पे D क्या होगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर वो हैं जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, और डिविजिबल बाय 5 नंबर अगर है तो वो उनका डिफरेंस 5 ही होगा। जैसे पहला 100 है तो दूसरा 105 होगा, तीसरा 110 होगा। सब में जो डिफरेंस है वो 5 का ही रहेगा। तो D कितना होगा 5। अब 100 प्लस में इधर जाएगा माइनस में। हम 995 - 100 895। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, 39 बचेंगे 7, और उसके बाद 45 9 179। n - 1 ये इधर जाएगा तो प्लस 179 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 180। मतलब कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है 180। देयरफॉर देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स divisible by 5।
Question number 4. In an AP, 19th term is 52, 38th term is 28. Find the sum of first 56 terms. अभी हमने 2 क्वेश्चंस, एक्चुअली 3 क्वेश्चंस TN के किए. अब ये जो क्वेश्चन है ये SN के फॉर्मूला पर बेस्ड है. ओके, तो बहुत ईजी है ये भी. हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, पहली 56 टर्म्स की सम निकालनी है. तो यहाँ 56 जो है ये क्या है, n की वैल्यू है ना. अब दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 19th टर्म दी हुई है, हम लिखते जाते हैं है ना. T19 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 52. अब इसी को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं. T19 की वैल्यू क्या होती है, Tn की वैल्यू क्या होती है, पहले ये बताओ. a + n-1d, करेक्ट. तो यहाँ पर Tn की जगह T19 इज इक्वल टू a + n क्या है, 19 - 1 d हमें पता नहीं है. T19 की वैल्यू कितनी है, 52. तो इसके नीचे आ जाएगा 52. a + 19 में से 1 गए 18d. देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल चुका है, a + 18d इज इक्वल टू 52. ये पहला इक्वेशन. तो इस तरीके से हमें 38th टर्म का यूज़ करके भी एक इक्वेशन मिलेगा. तो हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे. आप समझ रहे हैं ना. पहले हमने T19 की वैल्यू लिखी और उसके बाद उससे इक्वेशन बनाया. फिर T38 की वैल्यू लिखेंगे, उससे एक इक्वेशन बनाएंगे. इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे. जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किया करते थे. यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल a और d हैं. ठीक है. T38 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 128. अगेन Tn की वैल्यू होती है a + n-1d. और हम Tn की जगह अब क्या लिख सकते हैं, T38 जिसकी वैल्यू है 128. a हमारे पास है नहीं, n 38 है -1, d हमारे पास नहीं है. T38 की वैल्यू कितनी है, 128. a नहीं है, 38 - 1 37 d. तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमें a और d मिल सके. और याद है मैंने आपको बताया था a और d मिल गया तो हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो हम a और d की खोज में ही निकले हैं यहाँ पर. ओके, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में अगर आप देखेंगे तो a जो है, इन दोनों में a का कोएफिशिएंट 1 है. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. a + 37d इज इक्वल टू 128. a + 18d इज इक्वल टू 52. इनको माइनस करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं. अब यहाँ पे a - a कैंसिल, 37 - 18 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है. ये प्लस अब नहीं कंसिडर किया जाएगा, नया साइन यहाँ माइनस है. प्लस माइनस माइनस, 37 में से 18 माइनस करेंगे 19d. 128 में से 52 माइनस करेंगे 76. बड़ा नंबर प्लस में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 76. ये मल्टीप्लाई में 19 इधर जाएगा तो डिवाइड. 19 के टेबल में 76 आता है 4 तो d की वैल्यू आ जाएगी 4. d की वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब a की वैल्यू भी हम इसी तरीके से किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं. जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. Put d is equal to 4 in equation 1. a + 18 मल्टीप्लाइड बाय 4. मल्टीप्लाई 4 क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई d है और d की जगह क्या लिखेंगे हम 4. a + 18 4 = 72.
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस 72। ये माइनस क्यों, यहाँ प्लस में इधर गया तो माइनस, तो आंसर आ जाएगा -20। ये ए की वैल्यू भी हमें मिल गई, ए और डी मिल गया। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तब हम निकालते हैं एस एन की वैल्यू। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जब ए और डी दिया हो तब फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। हमें निकालना है S56, तो मतलब n क्या है 56, तो n की जगह 56/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह -20 प्लस n56 -1 d हमारे पास है 4। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, -20 इंटू 2 करेंगे तो -40, 56 -1 हो जाता है 55 मल्टीप्लाइड बाय 4। 28 -40 प्लस 55 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 220। इन दोनों ये माइनस प्लस माइनस, 220 में से 40 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 180। मतलब यहाँ हमें क्या करना है 28 मल्टीप्लाइड बाय 180, और 28 और 180 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो है 5040 40। तो S56 की वैल्यू कितनी आ गई 5040। S56 इज इक्वल टू 5040। Question number 5. Find the sum of first 123 even natural numbers. Even natural number क्या होता है दोस्तों? Even number वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और बचे हुए नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर, जैसे सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2, है ना। तो यहाँ पर हम T1 लिखते हैं। T1 है हमारे पास 2। तो अब दूसरा इवन नेचुरल नंबर होगा 4, तीसरा इवन नेचुरल नंबर होगा 6, और चौथा इवन नेचुरल नंबर होगा 8, और भी आगे होंगे ऐसे ही 10, 12, है ना। अब हमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। पहले 123 इवन नेचुरल नंबर की सम निकालनी है, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगेगा, और एन कितना है 123। अब अगेन हमें पहले ए और डी पता होना चाहिए। ए यानी फर्स्ट टर्म जो है 2, डी कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। T2 है 4, T1 है 2, तो आंसर आ गया 2। मतलब D भी 2 है और A भी 2 है। अब आगे क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है S123। S123 हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, n/2 2a + n-1 d। अब इसमें S123, n कितना है 123/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या आएगा 2, प्लस n की जगह 123 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 2। अब अगेन हम बॉडमास फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। 2 123 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 123 में से 1 को माइनस किया, 122 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम 122 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 244। और इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो 248। अब देखिए इससे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इससे हो जाता है, इसीलिए अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे पहले एज इट इज़ रहने दें। लास्ट कंडीशन में देखें, अगर डिवाइड हो रहा है तो तब कर लेंगे। 1 ज़ा 1 2 4, 123 मल्टीप्लाइड बाय 124,
तो इसका आंसर आ जाएगा 15252। तो आपको समझ गया, जो S123 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15252। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। In an AP, the sum of three consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने TN के क्वेश्चंस किए, फिर SN के क्वेश्चंस किए। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स पर। ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है। अब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हम क्या लेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे। Let us assume 3 consecutive terms be a minus d, a plus d। अब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 27। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनकी सम है 27, सम यानी प्लस। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये तीनों की सम कितनी है, 27। अब माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो आंसर 0 आ जाएगा। a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 27। तो देयरफॉर यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/3 यानी a इज इक्वल टू 9, क्योंकि 3 9 सा 27। a मिल गया हमें। अब हमें d चाहिए और दूसरी कंडीशन दी हुई है, देयर प्रोडक्ट इज 504। अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोडक्ट यानी अगेन इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट, अब a की वैल्यू हमारे पास है 9, तो हम इसमें 9 वैल्यू पुट कर देंगे। 9 माइनस डी 9 प्लस डी। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोडक्ट था ना, तो मतलब इन तीनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 को यहाँ से हटा के इधर भेज देते हैं। 9 माइनस डी बच जाएगा और 9 प्लस डी बच जाएगा। अब जब 504 और 9 डिवाइड होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 56। अब फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, हम वही आइडेंटिटी लिख लेते हैं और आपको समझा भी दूंगी। ये आइडेंटिटी आप 8th में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, याद आ गई। तो यहाँ पर a क्या है 9 और b क्या है d। यहाँ पे a है 9 और b है d। तो यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 9 स्क्वायर माइनस b की जगह d, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 81 के सामने यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस डी स्क्वायर, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -25, क्योंकि बड़ा नंबर निगेटिव है, आंसर निगेटिव आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर हमारे पास 25 है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ओके, अब डी मिल गया हमें क्या निकालना था, फाइंड द टर्म्स। तो टर्म्स कैसे निकलेगी, सबसे पहली टर्म होगी यहाँ a माइनस डी। a कितना था 9 और d कितना आया 5, मतलब 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4।
दूसरी टर्म है a मतलब 9, तीसरी टर्म है a प्लस d मतलब 9 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो हमारी 3 टर्म्स कौन सी हो गई, 4, 9 एंड 14। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड।